Hello बच्चों, I am Ravindra Gurjar, RG sir in front of you from Smart Labs Pradapur. I am here with a new video lecture of JEE NEET Crash Course 2020. ओके डा, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देख लिए होंगे और वो आपको पसंद आए होंगे। जिन्होंने मेरा वीडियो देख लिया है उनको वीडियो पसंद आया हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। ओके, आज हम अपने नीट क्रैश कोर्स का तीसरा लेक्चर आएंगे और उसका नाम जो है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हिंदी में कहते हैं गतिकी। ओके, काइनेमेटिक्स को भी नॉर्मली हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स 1 और काइनेमेटिक्स 2। काइनेमेटिक्स 1 में मैं आपको 1D पढ़ाने वाला हूँ, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D पढ़ेंगे, और काइनेमेटिक्स 2 में अपन क्या पढ़ेंगे मोशन इन 2D। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मोशन या गति की, थोड़ा सा क्रैश कोर्स से बेटा मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। मोशन या गति की, अब इसको क्या करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है 1D एक विमीय गति और दूसरा होता है 2D 2 विमीय गति, है ना। ये सबको क्लियर होगा। एक विमीय गति का मतलब क्या होता है, जिसमें से x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स में, तीनों निर्देशांक में से केवल एक बदलता है तो क्या कहलाता है बेटा, 1D कहलाता है। और अगर 2 निर्देशांक बदलते हैं तो वो क्या कहलाता है, 2D कहलाता है। 2 कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं 2D कहते हैं। ओके, अब 1D में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक सीधी सड़क पे कार चल रही है, मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये सारे एग्जाम्पल किसके 1D के हैं। और अगर 2D में बात करूं मैं तो 2D में भी नॉर्मली आपके पास 2 आएगा। फर्स्ट जो आएगा वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। और सेकंड जो आएगा वो क्या आएगा सर्कुलर मोशन, क्या आएगा सर्कुलर मोशन। ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो किसके बेटा 2D के हैं। तो ये 2D की 2 एप्लीकेशन आपके काम में आने वाली है, ठीक है। पर आज जो अपन मेजर सेक्शन जो करने वाले हैं वो केवल और केवल किस पे कर रहे हैं 1D पे कर रहे हैं। तो हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं मोशन इन 1D, ठीक है। चलो, तो मोशन इन 1D 1 डायमेंशनल मोशन में, अगर इसमें भी अगर मैं मोशन को डिवाइड करूं तो 2 टाइप का मोशन होता है। पहला कौन सा होता है यूनिफॉर्म, एक समान गति, और दूसरी जो होती है वो कौन सी नॉन यूनिफॉर्म, और उसको अपन बोलते हैं असमान गति। क्या बोल यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये चीज़ सबको क्लियर होगी। अच्छा, अब जब मोशन में पढ़ रहे हैं तो 3 वेरिएबल्स आप मोशन में पढ़ते हो जो शायद सबको पता होगा। पहला जो वेरिएबल होता है वो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वेरिएबल यहाँ पे जो आप पढ़ते हो वो आप क्या पढ़ते हो वेलोसिटी, क्या पढ़ते हो वेलोसिटी, या फिर आप क्या पढ़ते हो स्पीड। और तीसरा वेरिएबल जो यहाँ पे आप पढ़ते हो वो आप क्या पढ़ते हो एक्सेलरेशन, क्या पढ़ते हो एक्सेलरेशन। हिंदी में बात करूँ तो दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, और एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं त्वरण। तो सब कुछ जो अपन चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में इन 3 वेरिएबल्स पे ही करेंगे, ठीक है। इसी से अपना पूरा चैप्टर क्या होगा खत्म होगा। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है उसमें जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, वेग इनटू समय। विस्थापन क्या होता है वेग इनटू समय, या दूरी जो होता है वो क्या होता है चाल इनटू समय। यहाँ पे जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है 0। एक्सेलरेशन क्या होता है 0। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है उसे अपन क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कहते हैं। और जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, त्वरण 0 नहीं होता है, त्वरण 0 नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास गति के क्या आएंगे 3 समीकरण आएंगे। क्या आएंगे 3 समीकरण। पहला समीकरण क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो आता है वो क्या आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पता करना चाहो तो nवें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला u प्लस 2n माइनस 1 a बाय 2। ये 3 समीकरण या 4 समीकरण आपको क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं, जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, आपका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब आपने बोला होगा सर आपने यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, है ना बेटा, क्योंकि रिटार्डेशन भी हो सकता है, मंदन भी हो सकता है, तो उसमें आप माइनस साइन लगा सकते हो। हाँ, माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटा, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से मेरा फायदा ये होगा कि क्या होगा बेटा, फायदा ये होगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे क्वांटिटी है, जहाँ पे क्वांटिटी है वो आप क्या कर सकते हो बेटा, डायरेक्टली यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आपका प्लस माइनस का आपको टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके बेस पे भी आपके क्या है क्वेश्चन आ चुके हैं। मोशन की इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि आपको बोला रहेगा ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, है ना। आपको ये जो गति होती है, विस्थापन होता है, ठीक है, समय होता है, ठीक है, तो गति, वेग, विस्थापन जो भी है ये वेक्टर क्वांटिटीज की फॉर्म में भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके, ये आपका AIEEE 2009 है ना बेटा, जब AIEEE हुआ करता था तो 2009 में आपके पास क्वेश्चन आया था, अ पार्टिकल हैज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.4i + 0.3j। मतलब आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, मैं यहीं पे आपको छोटा सा क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि मैंने वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा, कि ये आपको क्या दे रखा है, एक कण का प्रारंभिक वेग, एक कण का प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है 3i + 4j, ये आपको क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है। ओके, और आपको जो त्वरण दे रखा है वो क्या दे रखा है 0.3i + 0.4j, 0.3i + 0.4j। देन व्हाट वुड बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। ये आपका AIEEE, ठीक है, 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, v = क्या होता है u + at। तो देखो u तो कितना दे रखा है बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। ओके, क्या दे रखा है बेटा 3i + 4j प्लस एक्सेलरेशन क्या था 0.3i + 0.4j, और टाइम कितना दे रखा है बेटा 10 सेकंड। ठीक है, आपने जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया 3i + 4j प्लस 3i + 4j, ठीक है। ओके, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये डाटा हो सकता है चेंज होना ना, 6i + 8j, और इसका मैग्नीट्यूड आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो क्या आएगा √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगी आप क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आएगा 36 + 64, तो √100 मतलब कितना आ गया 10। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी बेटा 10 आएगी। ठीक है, तो आपको जब मोशन की इक्वेशन लिखनी होती है वो हमेशा आप कैसे लिखते हो बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हो। तो आपको मेजर में क्लासिफाई करके बताऊं तो 1D को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक समान गति और असमान गति। ठीक है, ओके, चल अब मैं बात करता हूं कि 1D में नॉर्मली क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1D में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। क्या बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब उसमें आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी होती है, उसमें आपको कोई कहानी दे रखी होती है, और उसके बेस पे आपको क्या होता है बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को एक ऊपर फेंका, है ना, पर्टिकुलर वेग से, है ना, आपको ऐसी कुछ कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या देगा, वो स्टोरी के टर्म में कुछ देगा, तो उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। और दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आता है, ग्राफिकल। कैसे आता है, ग्राफिकल क्वेश्चन। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, चल तो मैं बात करता हूं 1D में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले तो कैसे होंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, जो आपको किसी सिचुएशन या कंडीशन के बेस पे दे रखे होंगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं
वो कैसे होता है, ग्राफिकल क्वेश्चन, मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे। मोस्टली आपके अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ग्राफिकल क्वेश्चन का, सबसे ज़्यादा ग्राफ की फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ग्राफिकल वाला सेक्शन मैं अलग से एक दिन रखूँगा, जो पूरा उसमें मैं जितने भी ग्राफ है वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। और अभी जो मैं करने वाला हूँ वो आपको बताऊँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। चलो, तो आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में या न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में आते हैं वो नॉर्मली दो चीज़ से पूछे जाते हैं। पहला वो होता है एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण। किससे पूछा जाता है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन से। एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो बेटा, वो आपका आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, विस्थापन बटा कुल समय। या जब आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होता है तो आप बात करते हो टोटल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होता है, औसत त्वरण निकलता है ना। तो इन दो चीज़ों पे आपको क्या होता, पहले टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको इन दो चीज़ पे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करो सर, ये डेल्टा एक्स क्या है, ये क्या है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है। इस डेल्टा एक्स या विस्थापन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके, या तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे रखा होगा, डेल्टा एक्स जो होगा वो आप कैसे निकालोगे, एक तो आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा कि यहाँ से यहाँ इतना चला, यहाँ से इतना चला, हाइट ये है, जो भी दे रखा होगा, तो उस फॉर्म में आपको क्या दे रखा होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, तो वहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे। अगर वो नहीं दे रखा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना, आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है। या फिर मैं बात करूं एरिया ऑफ वी टी कर्व, क्या होता है, एरिया ऑफ वी टी कर्व, मतलब अगर आपके पास ग्राफ है, अगर आपके पास क्या ग्राफ है और वो ग्राफ आपको किस किस में दे रखा है, v और t की फॉर्म में दे रखा है, तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वी कर्व से भी आपको क्या मिल सकता है, डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। ओके, तो याद रखना, जब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम होता है, कुल विस्थापन अपन कुल समय होता है। विस्थापन निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो विस्थापन आपको क्या करेगा, डायरेक्टली दे देगा, और डायरेक्टली नहीं देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी करना पड़ेगा, या फिर आपको एरिया ऑफ वी टी कर्व निकालना पड़ेगा। ओके, अभी मैं आपको एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बताऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कब आपको क्या निकालना बेटा, इंटीग्रेशन करना है, कब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, कब आपको स्लोप निकालना है, कब आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूं दूसरे टाइप का। तो दूसरे टाइप का क्या था, आपके एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो भी मैं वही बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1। या तो आपको इस तरीके से दे रखा होगा, यहाँ से आप निकाल लो। अगर ऐसा नहीं दे रखा हो तो दूसरा तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी फ्रॉम t1 टू t2, और आपको इसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। और अगर मैं बताऊं, जो बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन, एक वेरिएबल फंक्शन, उसका क्या बेटा, एवरेज निकालने का तरीका तो है, एक ऐसा फंक्शन जो t1 से t2 तक वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे v है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या हो बेटा, t की टर्म में कुछ ना कुछ गिवन होगी, वो वेलोसिटी की आप t की टर्म में यहाँ पे रखोगे, और आप इंटीग्रेशन करके क्या करोगे बेटा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग में आपको ब्रेन मैपिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रेन मैपिंग का मतलब इसमें आपके पास क्या क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करने के तरीके बताऊंगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो ओके बेटा, तो देखो सेकंड टाइप का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो किस पे आता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग। उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मली आपको अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप जो लिखते हो तो v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt लिखते हो। क्या लिखते हो v इक्वल टू dx बाई dt।
अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो या तो आपका वेलोसिटी जो होगा वो आपको फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, और या आपका जो वेलोसिटी होगा वो आपको फंक्शन ऑफ क्या दे रखा होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट या फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दे रखा होगा। तो उसके बेस पे आपको क्या निकालना होगा बेटा, यहाँ पे v रखना होता है, v रखने के बाद आपको दोनों को इक्वेट करना होता है, और जो आपको वैल्यू दी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके बाद यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, कैलकुलस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कैलकुलस। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो आपको क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है या मुझे क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, वो भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा और उसके साथ साथ ही इसके क्वेश्चन करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है या फिर डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है, मतलब जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड आएगा तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से इक्वेट करोगे। ये v जो होता है दो टर्म में हो सकता है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या यूज करना होता है, कैलकुलेशन, कैलकुलस यूज करना होता है। ठीक है, ओके। और थर्ड टाइप का जो आता है वो आपका आता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या रहा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इसमें भी दो चीज, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप मोशन की जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकंड, वो वाली यूज करो। अच्छा, उसको मैंने वापस बोला आपकी हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही याद करो, इससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अच्छा, बट एक्सेलरेशन जब इन द टर्म्स ऑफ g है, एक्सेलरेशन क्या बेटा, इन द टर्म ऑफ g है, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, आपका ऑब्जेक्ट नीचे आया, तो आपका जो त्वरण है या एक्सेलरेशन जो है वो एक ही जगह क्या बन जाता है ना, g बन जाता है, और आपकी जो इक्वेशंस होती है वो क्या बन जाता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वो एक ही जगह किस में बदल रहा है, g में बदल जाती है। पर ये वाला कब, ये वाला जब मैंने बोला कि आपका एक्सेलरेशन क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, जबकि आपका त्वरण क्या हो, नियत हो। देखो यहाँ पे भी आपका त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, और वो कितना है बेटा, जी मतलब अपन 10 लेते हैं या 9 पॉइंट ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है बेटा, 9.8, बाकी अपन न्यूमेरिकल में सिंप्लिसिटी के लिए क्या लेते हैं बेटा, 10 लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ बट अगर आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई डी टी कहलाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो सकता है वो क्या कर रहा था, वेरी कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन आपका हो सकता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, एक्सेलरेशन हो सकता हो आपका फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो सकता हो आपका एक्सेलरेशन जो हो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रखा हो। तो जो भी आपका एक्सेलरेशन आए, जिस भी टर्म में दे रखा होगा उसको यहाँ पे पुट करोगे, और जो वैल्यू आपको निकालने के लिए चाहिए वो वैल्यू यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और इन सबको सॉल्व करने के लिए वापस आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास होना चाहिए कैलकुलस। क्या होना चाहिए बेटा, कैलकुलस। मतलब आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आपको लगाना है वो लगा के आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा कौन से, जो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको कोई कंडीशंस दे रखी है, कोई सिचुएशंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, नीचे फेंका, ऐसी कोई कहानी बता के कर रखा होता है, तो वहाँ पे अपन क्या कर रहा था, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल सेक्शन में थोड़ा सा बाद में लूँगा, एक पूरा सेक्शन में ग्राफ का ही लूँगा, एक पूरा लेक्चर ग्राफ का लूँगा, उसमें मैं आपको ग्राफिकल सेक्शन करूँगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया ब्रेन मैपिंग। क्या बता दिया, ब्रेन मैपिंग। अब हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे हम करें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़े से सोचना कि हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चल, तो सबसे पहले तो मैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम। ये फ्लो डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना, किसके लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इंस्टेंटेनियस वाले। सबसे पहले आपके पास इधर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, दूरी या विस्थापन है। दूसरा,
आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, स्पीड या वेलोसिटी है आपके पास। दूसरा आपको क्या दे रखा है, स्पीड या वेलोसिटी दे रखा है। और तीसरा जो आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है बेटा, एक्सेलरेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो आपको इन तरीकों से क्या करना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर आप फॉरवर्ड बढ़ते हो, आप क्या करते हो बेटा, फॉरवर्ड बढ़ते हो। अगर मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो आप बोलते हो आप इसका क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन करोगे या फिर स्लोप निकालोगे। किसका, इसको मैं बोल रहा हूँ x, इसको बोल रहा हूँ v और इसको बोल रहा हूँ a। स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व है ना बेटा, ये ग्राफ वाला है ना, कर्व जब भी आएगा वो ग्राफ में आएगा। और dx/dt वो अगर आप कर रहे हो कब, जब आपको इक्वेशन दे रखी होगी। तो अगर आपको इक्वेशन दे रखी होगी तो आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन करोगे। अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप क्या निकालोगे बेटा, स्लोप निकालोगे। ठीक है, ओके। पर अगर आपको वेलोसिटी दे रखा हो और एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप क्या करोगे बेटा, dv/dt करोगे। इसका मतलब आप क्या करो बेटा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। या फिर आप क्या करोगे बेटा, स्लोप निकालोगे। किसका, vt कर्व का। vt कर्व का क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, नॉनसेंस, कुछ भी नहीं देता, ध्यान रखना। चलो dA/dt कोई वैल्यू नहीं होती आपके लिए। बट जब आप बैकवर्ड की तरफ जाते हो, कितनी बार आपको क्या दे रखा होगा, एक्सेलरेशन दे रखा होगा और उससे आपको क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलता है, स्पीड कभी नहीं मिलता, ध्यान रखना। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो रिवर्स मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v/dt। या फिर आप क्या करो बेटा, एरिया ऑफ vt करो। क्या करो बेटा, एरिया ऑफ vt, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ vt कर्व। vt कर्व का क्या निकालो, एरिया निकालो। या तो एरिया निकाल के करो या फिर आप क्या करो, इंटीग्रेशन। जब आपके पास इक्वेशन होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्राफ होगा तो आप क्या निकालोगे बेटा, एरिया निकालोगे। ओके, इन सिमिलर मैनर आपको क्या निकालना बेटा, स्पीड से डिस्टेंस निकलती है और वेलोसिटी से क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो अगर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ v/dt, यहाँ मैंने गड़बड़ बोला, एरिया ऑफ AT कर्व, एक्सेलरेशन से निकालना बेटा, एरिया ऑफ AT कर्व और इंटीग्रेशन ऑफ ADT। यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v/dt या फिर आप क्या करोगे बेटा, एरिया ऑफ VT कर्व। क्या करो बेटा, एरिया ऑफ VT कर्व। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्टेंस कब मिलेगा, जब v क्या बेटा, स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट कब मिल जाएगा, जब v क्या बेटा, वेलोसिटी है। तो ये फ्लो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। मतलब आपके पास दूरी या विस्थापन है, वेग और चाल है और त्वरण है। तो अगर आप फॉरवर्ड मूव करोगे या आप बैकवर्ड मूव करोगे, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाते हैं तो आपको अवकलन या स्लोप निकालना होता है, और पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको क्या निकालना होता है, एरिया या फिर क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्लियर है, ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्या क्वेश्चन है आपका कि एक पार्टिकल क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमता तो ए से बी, ए से फिर सी, सी से डी, डी से ऐसा घूम रहा है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, मतलब दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है। अब दूरी क्या होती है बेटा, कुल पथ की लंबाई, और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का न्यूनतम लंबाई, है ना बेटा। शॉर्टेस्ट पाथ तो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, और टोटल पाथ क्या कहलाता है बेटा, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है बेटा। तो देखो ए से बी गया तो शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा जा सकता था, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, r√2। ये तो सबको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो ये क्या होगा, r√2। डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया, r√2। ओके, डिस्टेंस अब यहां से यहां तक गया तो क्या हुआ, पूरा अगर चक्कर वो करता तो क्या होता, 2πr। अगर उसका 1/4 चक्कर है तो क्या होगा, 2πr का 1/4, तो वो क्या आ जाएगा, πr डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसी तरह ए से सी गया तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो तो कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक πr, और शॉर्टेस्ट पाथ जो हो सकता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा सीधा सीधा चला जाता, तो क्या आता है, 2r। यहाँ से ए से सी गया तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होता है, ये आ रहे थे, ये आ रहे थे, क्या होता है, r√2। तो
तो ये क्या आएगा बेटा r√2 और यहाँ तक क्या होता 3/4, तो क्या होता है बेटा 3πr/2 और लास्ट में वापस घूम के यहाँ जाता तो डिस्टेंस तो क्या हो जाता 2πr और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको पता होता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। ये बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन जो आपको आता है। अब कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया यहाँ पे, और अगर उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, क्या बनाया 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, तो उसने बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, क्या हो रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या बेटा r, यहाँ से यहाँ तक क्या है r, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बता सर डिस्टेंस का मतलब मुझे ये चीज़ निकालनी है, और किसी भी ट्राइंगल में या फिर मैं आर्क की बात करूं तो ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री मतलब π/3। आपको एंगल कितना दे रहा है π/3 और आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, मगर क्या निकालनी है आर्क निकालनी है। तो आर्क का फॉर्मूला ये आपको आर्क निकालनी है, तो आपको पता है एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर क्या होता है चाप अपॉन त्रिज्या। ओके, एंगल आपको कितना दे रखा था π/3, कोण कितना दे रखा है बेटा और आर्क कितना दे रखा है वो आपको कैलकुलेट करना है, और रेडियस क्या दे रखी है बेटा r, तो आपकी आर्क जो आई वो क्या आ गया बेटा πr/3 आया। क्या है बेटा πr/3, मतलब डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो क्या होगी बेटा πr/3। मैं ये क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, वो तो ऐसे फॉर्मेलिटी था। ओके, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, कि वो अगर यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना कौन सा बेटा ये वाला। अब ये कैसे निकालें, तो आपको पता है सर एक पोजीशन वेक्टर ये r है, दूसरा पोजीशन वेक्टर ये r है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा डेल्टा r, क्या होगा डेल्टा r। और अगर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है तो दो वेक्टर अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो डेल्टा r क्या होगा बेटा r1 माइनस r2, क्या होगा बेटा r1 माइनस r2। मान लो ये r1 और ये क्या बेटा r2। ओके, अब मैग्नीट्यूड निकालने आपको आता ही होगा डेल्टा r का, तो क्या होता है बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ये होता है। चलो वेरी गुड। चलो पहले का मैग्नीट्यूड क्या है r, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी क्या है r, तो क्या आएगा r² प्लस r² माइनस 2² cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया 2r² माइनस 2r² cos थीटा, कॉमन क्या आ जाएगा बेटा 2r² कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, क्या होता है बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ओके, ये रूट में है ना, सॉरी पूरा ही रूट में है ना। ओके, तो देखो ये 2 बार आ गया, r² का r बार आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का क्या बार आ गया साइन थीटा/2 बार आ गया। तो ये क्या निकला डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो 2r थीटा कितना था π/3, तो साइन 60 डिवाइडेड बाय कितना था 2, तो साइन 30, तो 2r इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो 2r इंटू 1/2, तो आंसर कितना है r। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आपकी आई वो कितनी है बेटा r आई, कितनी है बेटा r आई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इजी भी था, है ना। बस आपको थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज पता होना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चल और बाकी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। एक और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे कि अगर एक व्हील है जिसकी रेडियस क्या है बेटा r और उस पर एक पॉइंट है a, इस पर पॉइंट है बेटा क्या a, जब ये व्हील क्या कर रहा है बेटा आगे घूम रहा है ना, क्या कर रहा है आगे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो हाफ रिवॉल्यूशन उसने जब कर लिया, रिवॉल्व कर रहा है, तो हाफ रिवॉल्यूशन जब उसने कर लिया
तो उसने बोला इस ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये पहिया जब आगे पहुंचा तो वो कहाँ पहुंच गया, वो पॉइंट ए यहाँ पहुंच गया होगा। तो आपको कुल मिला के क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, मतलब ये वाली लाइन निकालनी। ये वाली निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सर रेडियस आर है, सर डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, क्वेश्चन नंबर 3 ना, डायमीटर कितना होगा 2r। और आपको पता है अगर वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता 2πr, उसने तो आधा ही चक्कर कंप्लीट किया, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा πr। तो हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो बेटा, तो वो आएगी बेटा 2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बोलो 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया तो ये क्या आ गया r पाई स्क्वायर प्लस 4। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, ये पहले पूछा हुआ भी है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चल अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस वहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बोला था कि जब अपन बात करते हैं, मान लो एक व्हीकल है या कार है जो भी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है और उसके जाने की स्पीड जो है वो क्या बेटा v1, और वापस बी से वो ए तक रिटर्न जर्नी आती है, इसकी स्पीड क्या बेटा v2। तो आपको बोला इस जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, इस जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, बाकी एक डिराइव करवा रहा हूँ, बाकी आपको याद करना है। देखो कैसे, सर एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ओके, कुल दूरी कितनी है, मान लो ये x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस आया, तो कुल दूरी तो कितनी हो गई 2x। टोटल टाइम जाने में कितना लगा नहीं पता, क्या लिख दूँ t1, आने में कितना लगा नहीं पता, क्या लिख दूँ t2। तो क्या हो गया t1 प्लस t2। ओके, ये क्या बन जाएगा बेटा एवरेज स्पीड। अब मुझे आंसर चाहिए v1 और v2 की टर्म में, तो इस टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, अब बात कर रहे थे अपन ये यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है, तो मान लो v1 स्पीड से गया, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करा x, और टाइम कितना लगा t। तो टाइम का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी तरह t2 जो आएगा वो क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा 2x अपॉन x बाय v1 प्लस x बाय v2। तो 2x अपॉन नीचे से मैंने x क्या कर लिया कॉमन, तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, x कैंसल। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैंने आपको ये रिजल्ट थोड़ा डिराइव करवा दिया, पर आपको ये रिजल्ट याद ही करना है कि अगर वो जा गया तो उसके जाने की स्पीड क्या थी v1, वो वापस आया तो उसके आने की स्पीड क्या बेटा v2। तो इस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है बेटा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है बेटा। एनी डाउट, क्लियर है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चल तो यहाँ पे आप नोट डाल के दो चीज़ लिख देंगे। क्या? पहली चीज क्वेश्चन नंबर 5 मान लो इसको, कि अगर अपने जर्नी की हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से जाता है और हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से जाता है, ये मान लो x और ये क्या था y, और x बाय 2, हाफ डिस्टेंस से v1 से गया और हाफ डिस्टेंस किससे गया v2 से। तो इस पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी एवरेज स्पीड जो आती है वो यही आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, याद रखोगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे आपके ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 शायद PMT, हाफ टाइम कितने स्पीड से गया v1 से, डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, मान लो x1 और x2 है,
और अगले हाफ टाइम पे कितने से गया, v2 से। तो इस जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड जो आई वो होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। मैं याद ही करवा रहा हूँ आपको, है ना, एज आपको ये डिराइव कर सकते हैं, पर अभी डिराइव करने का कोई आपको लॉजिक नहीं है, आपको ये रिजल्ट याद करना है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आप याद कर लेना कि मान लो आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी, और यहाँ से कार मूव कर रही है, यहाँ से क्या रहा, कार मूव कर रही है। जब वो ए पॉइंट से निकलता है तब उसकी स्पीड क्या होती है, वी है। जब वो बी पॉइंट को क्रॉस करती है तब उसकी स्पीड क्या होती है, वी बी। तो ये बोलते हैं कि इसके मिड पॉइंट सी पे इसकी स्पीड क्या होगी, फाइंड करो, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वी सी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाय 2। तीसरा ऑप्शन आता है वी सी इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और लास्ट होता है वी सी इक्वल टू अंडर रूट वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाय 2। तो अधिकतर बच्चे सोचते हैं यहाँ पे वी है और यहाँ पे क्या था, वी बी, तो मिड पे क्या होगा, वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाय 2, बट ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर आता है वी सी इक्वल टू रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये सॉल्व है, आपको एज ए इसको फॉर्मूला याद करना है कि अगर यहाँ पे स्पीड वी ए है, यहाँ पे स्पीड वी बी है, तो मिड पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो क्या होगा, ओके डा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ये बोला ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ से एक पर्सन जो कि 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, पर्सन यहाँ से बी पॉइंट तक जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वहाँ पे जाके वो वापस क्या होता है, रिटर्न होता है, और उसकी रिटर्न जर्नी जो होती है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। हालांकि देखा जाए तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है कि एक लेडी जो होती है वो मार्केट से स्टार्ट होती है, सॉरी घर से स्टार्ट होती है, और 2.5 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहाँ पे जाती है स्ट्रेट रोड पे, मार्केट को बंद देखती है, तो वापस वहाँ से 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस घर पे आती है। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आपको निकालना है क्या है बताओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, कुल सॉरी क्या निकालना है बेटा, हिंदी में बोलूँ तो औसत चाल और औसत वेग, कहाँ तक, 0 टू 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 50 मिनट, 0 से 50 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। और लास्ट हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 40 मिनट, 0 से 40 मिनट में वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। सर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपने बताया औसत, तो क्या बताया आपने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बेटा कुल समय। अब देखो दूरी जो उसने तय करी यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा 2.5, फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक पहुँचने का टाइम निकाल लूँ मैं, है ना। तो टाइम के लिए क्योंकि आपको पता क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम आपको पता है क्या, तो मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर किया होता है, 2.5 किलोमीटर, कितनी स्पीड से बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये आ गया 1/2 आवर, मतलब आधा घंटा। आधा घंटे को मैं लिख सकता हूँ 30 मिनट। मुझे ये पता पड़ गया कि 30 मिनट में वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, बस यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ है, एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक कितना था 2.5 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा था, आधा घंटा, हाफ आवर, तो आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा ना 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तो कितना लगा, आधा घंटा लगा है,
ओके, और डिस्टेंस कितनी कवर करी 2.5, ये तो आपको निकालना था, ठीक है। तो 0 से 30 मिनट वाला आपका आंसर आ गया। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, तो ये तो A to B में, और अब मैं बात करता हूँ B to A में। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस तो सर वो की वही थी, कितनी थी 2.5 किलोमीटर, और आया कितनी स्पीड से था 7.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आएगा 1/3 मतलब कितना हो गया 1/3 मतलब क्या हो गया 20 मिनट में, कितना आ गया ना 20 मिनट में। तो 20 मिनट में वो यहाँ तक पहुँच गया। तो 30 मिनट में तो ऐसे गया था और 20 मिनट में, तो टोटल आने और जाने में टाइम कितना लगा 50। तो सेकंड वाला 50 वाला ही क्वेश्चन है, बस सिंपल सा है। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस, तो देखो जाने में कितनी 2.5, आने में कितनी 2.5, तो क्या होगी 5 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 50 मिनट, तो मिनट को आर में चेंज करें तो 5/6, तो ये कैंसिल होके आंसर क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0। इस केस में सेकंड वाले केस में एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी बेटा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना हो गया बेटा 0 हो गया, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में दोनों में क्या रहेगा सेम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बेटा एक ही है। ओके, और थर्ड वाला, अब 40 मिनट की बात करते हैं। अब 40 मिनट में वो कहाँ होगा, सर जाने में उसको लगे कितने मिनट 30 मिनट, आने में लगे 20 मिनट, तो 40 मिनट में बीच में कहीं होगा, 40 मिनट में क्या होगा, यहाँ तक तो क्या लगे 30 मिनट, यहाँ से यहाँ तक कितने लगे 10 मिनट, तो 40 मिनट में कहाँ होगा बीच में होगा। तो डिस्टेंस जो उसने कवर करी वो तो क्या 2.5 किलोमीटर तो गया, और 2.5 का आधा मतलब 1.25, तो एवरेज स्पीड जो आएगी वो 2.5 प्लस 1.25, ये तो क्या हो गया बेटा डिस्टेंस किलोमीटर में ना बेटा, और टाइम जो लगा वो क्या लगा 40 मिनट, तो 40/60, उसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट कहाँ ये, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है 1.25 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा वही 40/60, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा ना आर में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा अब बात करते हैं अपन 1D के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस जो आपके नीट में बहुत बार पूछे हुए हैं, जैसे नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2012 का, ये नीट 2015 का, ये जब वो APMT होता था 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे टाइप के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, t = √x+3 दे रखा है, आपको x क्या होगा जब v = क्या बेटा 0, मतलब आपको क्या दे रखा है टाइम दे रखा है, आपको बोला विस्थापन क्या होगा जब वेग क्या बेटा 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी क्या बेटा 0 है, ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि आपके पास क्या है x और t वाला रिलेशन है, और उससे निकालना क्या बेटा v, क्या निकालना है v, तो v इक्वल टू क्या होता है dx/dt, v इक्वल टू क्या होता है v इक्वल टू क्या होता है dx/dt, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, v इक्वल टू क्या होता है dx/dt, मतलब इसका अवकलन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ओके, तो सर आपके पास x नहीं था यहाँ पे, वो तो √x में वो तकलीफ दे रहा है, तो आप पहले x को सिंप्लीफाई कर लो, कैसे बेटा, देखो इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा t-3, तो यहाँ पे बचेगा t-3 इक्वल टू क्या आएगा बेटा √x, उधर चला गया t-3 इक्वल टू √x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा x इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर, बन जाएगा कि बन जाएगा। अब मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा क्या अवकलन करना या डिफरेंशिएशन करना, बस सिंपल सा। जिसको पता नहीं है उसके लिए बता दूं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है n x की पावर n-1, पावर आगे आ जाती है, और x की पावर क्या होता है n-1। ओके, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया dx/dt, क्या हो गया dx/dt, यहाँ पे पावर कितनी है
2, वो पावर क्या हो गया बेटा, आगे आ गई, क्या हो गया, टी की पावर -3, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, ये क्या आ गया डी एक्स बाय डी टी। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया v, क्या बोल दिया v। अब आपको क्या करना है, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू क्या रखना है 0 रखना है। तो 0 जब आ गया आपके पास तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है, क्या निकालना है x। तो सबसे पहले अगर आप v को 0 रख देते हो तो आपका क्या होगा 2t - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने देखा t इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3 सेकंड, t इक्वल टू कितना आएगा 3 सेकंड। ये t इक्वल टू 3 सेकंड आप यहाँ रखोगे तो 3 - 3 तो क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्या आएगी बेटा 0। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा 0 मीटर। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा बेटा 0। कब, जब आपका वेलोसिटी क्या है बेटा 0 है। तो वेलोसिटी 0 उस समय डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा 0 आएगा इस केस में, ठीक है। और क्या पूछा सेकंड क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू क्या दे रखा है 8 + 12t² - t³ आपको बोला एक्सेलरेशन क्या होगा जब वेलोसिटी क्या है बेटा 0 है, मतलब त्वरण क्या होगा जब वेग क्या है बेटा 0। तो कुल मिला के आपको पता पड़ रहा है कि आपको वेग भी निकालना है और आपको क्या निकालना है त्वरण भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालनी है बस। तो सबसे पहले जो आपका v जो होता है v जो होता है वो क्या होता है बेटा dx बाय dt। आपको क्या करना बेटा इसका अवकलन करना है, कांस्टेंट का अवकलन 0, 12t का क्या हो जाएगा 12 - t³ का क्या हो जाएगा 3t²। ओके, फिर अगर आपको क्या करना है बेटा एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी dv बाय dt। इसका अवकलन करो तो कांस्टेंट का तो क्या हो गया 0, तो क्या आ जाएगा -6t, क्या आ जाएगा -6t। अब आपको बोला आपको एक्सेलरेशन कब निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी 0 रखने से आपके पास टाइम की वैल्यू आती है। एक्चुअल में ये जब वेलोसिटी 0 हो, वेलोसिटी 0 हो तो मतलब तब मतलब आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है, क्या निकालना है उस समय वेलोसिटी 0 हो उस समय। तो कुल मिला के आपको वेलोसिटी 0 करके क्या निकालना है टाइम निकालना है, वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या आएगा 12 - 3t² इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये आ जाएगा t² इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2। अब कोई बच्चा बोला सर +-2, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता ना, इसलिए क्या लेंगे प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 6 - 2 6 × 2 12, तो क्या आएगा 12 मीटर/सेकंड²। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चल अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन निकलने आता है Vx इक्वल टू bx⁻⁻2n एक्सेलरेशन निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका था एक्सेलरेशन जो होता है वेग वो एज ए आपका फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है x, एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है v। यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी दिख रही है वो जो फंक्शन ऑफ क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो उससे आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्या था a इक्वल टू v dv बाई डी एक्स, a इक्वल टू क्या था v dv बाई डी एक्स, याद आ रहा है कुछ। ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ना, जब x की टर्म में दे रखा हो तो v आपके पास है, dv बाई डी एक्स अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो सबसे पहले क्या निकाले इसका dv बाई डी एक्स निकालते हैं। ओके, तो अगर मैं dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं मतलब इसका अवकलन कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, बीटा तो कांस्टेंट है, x⁻⁻2n का क्या होगा -2n आगे आ गया, x⁻⁻2n -1, x⁻⁻2n -1, ये क्या होगा बेटा dv बाई डी एक्स। तो a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी v dv बाई डी एक्स, v की वैल्यू क्या है बेटा बीटा इंटू x⁻⁻2n। ओके, और dv बाई डी एक्स जो आपने सॉल्व किया वो क्या आ रहा है -2 बीटा n x⁻⁻2n -1। बेस सेम है x और x तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा -2 बीटा स्क्वायर n x⁻⁻4n -1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना।
बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई आविष्कार वाली बातें है नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर -1, आपको बोल रहा है एक्सेलरेशन किससे डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के आपको ये निकालने को बोल रहा है कि आप एक्सेलरेशन निकालो या त्वरण निकालो, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो आपको दिमाग बिठा लो कि आपको a निकालना है। क्यों? क्योंकि a ही प्रोपोर्शनल है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, a निकालने की बात कर रहा है। तो a निकालने के लिए हम क्या करें, dv/dt। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, v। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, v इक्वल टू क्या होगा, dx/dt। तो x आपको दे रखा है, इससे आप क्या निकालोगे, v निकालोगे। ओके, अब जिसको नहीं पता हो उसको बता दूं, a जैसे कोई भी क्वांटिटी है, मान लो 1/x, क्या होता है 1/x। अब आप एज ए शॉर्ट में याद रखना, 1/x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है -1/x²। क्या होता है ना, -1/x²। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा t प्लस 5 की पावर -1 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1/t प्लस 5। तो क्या हो गया, 1/t प्लस 5 हुआ ना, तो उसका होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/t प्लस 5 की पावर -2। 1/x, x की जगह कौन था, t प्लस 5, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1/x²। तो क्या हो गया -1/x²। ये आ गया आपका क्या v। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -t प्लस 5 की पावर -2। ये आ गया v। ओके, अब बताओ t प्लस 5 की पावर -1 वो कौन था, x था नहीं था। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल टू -x का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं है, x का होल स्क्वायर। अगर t प्लस 5 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, t प्लस 5 की पावर -2 आएगी कि नहीं आएगी। तो t प्लस 5 की पावर -2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x²। क्या लिख दिया, x²। तो v इक्वल टू क्या हो गया, -(x²). पर v नहीं पूछा अपन को, क्या पूछा, a। तो अगर आपके पास v और x की टर्म है तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू v dv/dx। a इक्वल टू क्या होता है, v dv/dx। ओके, तो a v आपके पास ऑलरेडी है, कितना बेटा, v -x²। और dv/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -2x। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, 2x की पावर 3। 2x की पावर 3, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, x की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा वो x की पावर 3 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वापस बता दूं, जब भी आपके पास, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ये आपको, जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन हो और आपका डिफरेंशिएशन जैसे अपॉन में चलता हो कहीं पे 1/x 1/t, तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिख दोगे, 1/x²। इसका क्या लिख दोगे, 1/t²। अब यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू 1/t प्लस 5, तो उसकी पावर भी क्या थी बेटा 1, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन मैंने सीधा लिख दिया था dx/dt इक्वल टू 1/t प्लस 5 की पावर -2। ठीक है ना, याद रहेगा ऐसा। ओके, फिर अपन आगे इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो जिससे आपके कैलकुलेशन क्या हो गई, थोड़ी सिंपल हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कैलकुलेशन में क्या दे रखा है और हमको क्या निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का 1-2 पार्ट है ना, इस बार अपने जेईई 2020 में पूछे थे, सॉरी 2020 नहीं 2019 वाला, 2 अटेम्प्ट थे ना उसमें, वहां पे क्वेश्चन पूछे थे इससे रिलेटेड। क्या क्वेश्चन थे, ध्यान सुनना। आपको बोल रहा है v इक्वल टू 2t² प्लस 5 और पार्टिकल इज एट ऑरिजिन इक्वल टू t इक्वल टू 0। मतलब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, वेग की इक्वेशन दे रखी है, और बोला आपका पार्टिकल जो है वो t इक्वल टू 0 पे है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में 0 में प्रारंभिक अवस्था में पड़ा हुआ है। आपको बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो कब, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो सिंपल सा है, हमको पता है सर a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा tan t की पावर 4, कांस्टेंट का कितना हो गया 0, कांस्टेंट का क्या हो गया
0, ठीक है। ओके, ये 2t स्क्वायर होगा बेटा, है ना, तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, क्या हो बेटा 4t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, प्लस 5 का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। ये क्या है बेटा एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन। पर आपको टाइम कितना दिया बेटा 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे क्या होगा 4 × 2, तो आंसर क्या आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड आपको क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t = 2 और t = 4। तो सिंपल सी चीज है, एक बार t की जगह क्या रख दो 2 और एक बार t की जगह क्या रख दो 4। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है ना, तो क्या निकालोगे आप, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी कहाँ से कहाँ तक बेटा 2 से लेके 4। तो एक बार आप क्या रखोगे 2t स्क्वायर प्लस 5, है ना, उसकी पावर कहाँ लगाओगे 2 से लेके 4। एक बार 4 रखो तो 2 × 4 की पावर 2, तो कितना आएगा 16 प्लस 5 माइनस, एक बार क्या रखोगे 2 की पावर, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 8, 8 प्लस 5, तो 32 प्लस 5 माइनस 8 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया 24 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आई, मतलब कुल मिला के एक बार t = 4 रखना है, एक बार t = क्या रखना है 2। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, है ना। तो एक बार अंतिम वेग के लिए आपको क्या करना है, t की जगह 4 रखना है, और प्रारंभिक के लिए t = क्या रखना है 2 रखना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, थर्ड a बार, इसका मतलब औसत त्वरण, क्या बोला औसत त्वरण या एवरेज एक्सेलरेशन। जो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे बेटा, a = क्या होता है dv/dt, a = क्या होता है dv/dt। ओके, पर एक्सेलरेशन आपको कौन सा इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा है, कौन सा पूछा है आपको, एवरेज पूछा है। कौन सा पूछा है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए आप जो करते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, देखो 2 और 4 सेकंड के बीच में कितनी बेटा 24, कितनी है बेटा 24, और डेल्टा t टाइम इंटरवल क्या बेटा 4 से 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 4 - 2, तो 24 / 2, तो आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको बोला इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो प्रारंभिक वेग कब होता है, जब t = कितना होता है 0, t = 0 इनिशियल पॉइंट पे, तो t = 0 रख दो, तो t अगर यहाँ पे 0 रख दोगे तो v कितना आएगा बेटा 5, है ना। तो प्रारंभिक वेग जो आएगा वो क्या आएगा, v = 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इनिशियल पूछा ना बेटा, तो t की जगह क्या रख दोगे 0, t की जगह 0 रख दिया तो आपका क्या आ गया बेटा v कैलकुलेट हो गया। और क्या क्वेश्चन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है t के पदों में। तो आपको पता है v आपके पास है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैंने आपको बताया था x निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और मैंने बोला था आपको v जो दे रखा होगा इन द टर्म्स ऑफ क्या दे रखा होगा, t दे रखा होगा। तो देखो v आपको इन द टर्म्स ऑफ t दे रखा है, उससे आप x कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बस। तो आप क्या करो, देखो v की जगह क्या रख दो बेटा 2t स्क्वायर प्लस 5 dt, और उसका क्या करना है बेटा आपको इंटीग्रेशन। 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t³ / 3 प्लस 5 का क्या होगा 5t, तो ये आपका क्या आ गया x इन द टर्म्स ऑफ टाइम, बहुत सिंपल सा है। और लास्ट क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 2 से t = 4। आपको t = 2 से लेकर t = 4 तक क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी या v बार लिख देता हूं, वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर आपको डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चाहिए था बेटा, t = 2 से लेकर t = 4। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो है, आप एक बार क्या रखो t = 4 रख दो, और एक बार क्या रख दोगे t = 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, और टाइम की जगह क्या लिख दोगे आप t = 4 से लेके क्या लिख दोगे t = 2 तक, तो आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है, मैंने बोला आपको t = 2 का रखना है, इसमें रखना है, t = 4 का रखना है, या रखना है,
तो 4 वाले में से क्या करोगे, 2 वाले का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गया। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गया अपॉन डेल्टा टी निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आपसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला जो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए। ठीक है ना, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे छोटे छोटे, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। पहले ये कॉपी कर लो एक बार। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। हालांकि ये क्वेश्चंस है पर मैंने इनको आपको एज ए शॉर्ट नोट आपके लिए बना दिए हैं, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ये, है ना बेटा। तो इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करो बेटा, ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन या पहली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मतलब ये है कि पहले 1 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में अगर आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड का अगर रेशियो निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या बेटा सेम है, तो पहले 1 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में और पहले 3 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, उसका रेशियो कितना होता है, 1, 4 और 9। मतलब ऐसे समझना कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को गिरा भी रहा हूँ तो भी वैलिड है ना। मतलब मैंने किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराया तो पहले 1 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, पहले 2 सेकंड में, स्टार्टिंग से लेकर 2 सेकंड में इतनी ट्रैवल करी और 3 सेकंड में इतनी ट्रैवल करी, तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:4:9, है ना। तो ये होता है पहले 1 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में और पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो होता है। ठीक है, ओके। इसी तरह मैं बात करता हूं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को गिराया तो पहले सेकंड में डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस इतनी और तीसरे सेकंड में इतनी डिस्टेंस, तो ये 1:3:5:7 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये कैसे आता है, वो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth फॉर्मूला वाले से, और ये किससे आता है, S=ut + 12at² वाले से, है ना। तो ये चीज़ भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। मतलब हिंदी में बोलूँ तो पहले 1 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में और पहले 3 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात जब उनको समान वेग से फेंका जाए तो वो क्या होता है, 1:4:9 के रेशियो में होता है। और पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में उनके दूरियों का जो अनुपात होता है वो 1:3:5 चलता है। क्लियर है, ओके। एक और चीज़, जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ फेंक रहे हो, उसको h हाइट आने में टाइम कितना लगा, t1, और आपने क्या किया, नीचे से बेटा किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो उतनी हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा, t2। तो ये t1 और t2 दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। मतलब ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आया, ऐसा समझना। यहाँ से ऊपर फेंका, ऐसे गया और ऐसे आया, कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ये ऐसा गया और ये ऐसे नीचे आया, तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है बेटा, t1, और मान लो नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, t2। टाइम क्या लग रहा है बेटा, t2। तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, दोनों टाइम क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं। ये भी आप याद रखना। क्लियर है, ओके। तीसरी चीज यहाँ पे, जैसे मैं बात करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को आपने गिराया, 5 kg का ब्लॉक गिराया, ओके, दूसरा आपने 10 kg का ब्लॉक गिराया, तो पहले कौन जमीन पे गिर जाएगा। अब नॉर्मल लाइफ में आप बच्चा सोचता है कि यार 10 kg वाला भारी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, जल्दी गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोनों क्या होंगे बेटा, साथ में गिरेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो टाइम होता है वो क्या होता है बेटा, √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है ना, गिरने का समय जो होता है टाइम, वो क्या होता है, √2h/g। तो दोनों टाइम, तो मास पर डिपेंडेंट है क्या, ये टाइम नहीं है, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये टाइम और वो टाइम, मतलब दोनों का टाइम, 5 किलो का टाइम और 10 kg का टाइम, दोनों का टाइम क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे एक चीज मैंने और इंपॉर्टेंट बताई है, ये थोड़ा अच्छा है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो बेटा, गिराते हो, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को आपने गिराया, और गिराया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, 0। तो कंसेक्यूटिव 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब ये 1 मीटर की डिस्टेंस, फिर अगले वापस 1 मीटर की डिस्टेंस, अगली वापस 1 मीटर की डिस्टेंस, अगली वापस 1 मीटर की डिस्टेंस, तो वो चलने में जो टाइम लगता है वो रेशियो क्या होता है, √1, √2 - √1, √3 - √2, √4 - √3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता है ना। ये डिराइव भी कर सकते हैं, पर अभी अपन डिराइव नहीं कर रहे हैं ना, अभी आपको एज ए रिजल्ट याद करना है। ठीक है, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद करना होता है कि मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को गिराया यहाँ से, हाइट h हाइट से, तो आपने गिराया मान लो
ड्रॉप किया तो नीचे टाइम लगा t। आपने किसी ऑब्जेक्ट को उसी हाइट से नीचे u वेलोसिटी से फेंका तो टाइम लगा t1। आपने उसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका और वो नीचे आने में वापस टाइम लगा t2। तो टोटल टाइम जो t होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, t इक्वल टू अंडर t1 इंटू t2। ये कुछ रिलेशन आपके हैं जो आपको याद रखने हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? नाउ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपन बात करते हैं, जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन करते हो तो आपको हमेशा रेफरेंस साइड के लेकर करना है। रेफरेंस साइड के ऊपर सब चीज़ें आप क्या ले लो, पॉजिटिव। रेफरेंस साइड के नीचे सारी चीज़ें क्या ले लो, नेगेटिव। और जी को हमेशा क्या ले लो बेटा, नेगेटिव ले लो। ऐसे आपके क्वेश्चन सबसे बेस्ट सॉल्व होते हैं। बाकी कोई बच्चा ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो जी क्या लेता है, नेगेटिव। नीचे की तरफ फेंक रहा है तो जी क्या लेता है, पॉजिटिव। फिर वो हाइट वेलोसिटी ऐसे चेंज करता है। तो अपन को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी होता है कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम। रेफरेंस साइड के ऊपर सब पॉजिटिव, रेफरेंस साइड के नीचे सब नेगेटिव और जी ऑलवेज नेगेटिव। अगर इससे आप क्वेश्चन करोगे तो आपके सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ 6 या 7 पॉइंट मैंने जो डिस्कस किए कंक्लूजन निकाल के, वो भी आपको याद करने होते हैं, जिससे आप क्वेश्चन क्या होगा इजीली सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस है ना बेटा, या इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहां से फटाफट कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो, कि क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो एक लकड़ी का प्लैंक है ना, लकड़ी का क्या प्लैंक है, मतलब लकड़ी का गट्टा है, और उसमें एक बुलेट एंटर होती है कितनी स्पीड से, u स्पीड से एंटर होती है। और जैसे ही वो क्या करती है इससे बाहर निकलती है, उसकी स्पीड जो होती है वो क्या रह जाती है 1/nth रह जाती है। कितनी रह जाती है, 1/nth रह जाती है। तो बोलता है कि इस बुलेट को रोकने के लिए आपको एटलीस्ट कितने प्लैंक चाहिए ताकि बाद में जाके आपका ये क्या हो जाए ये बुलेट क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है। तो मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लैंक है ना, मान लो मैंने क्या ले लिया टोटल डिस्टेंस y ले ली, ऐसे 1 2 3 4 5 मैं मान रहा हूँ कितना n प्लैंक चाहिए मुझे। कितने चाहिए कैपिटल n प्लैंक चाहिए। ठीक है, वो मुझे निकालना है, n नंबर ऑफ प्लैंक कितने होने चाहिए। ओके, अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा u, फाइनल स्पीड क्या बेटा 1/nth रह जाती है, तो इनिशियल की 1/nth क्या होगा u/n। मान लो एक प्लैंक की डिस्टेंस मैंने मान ली x, क्या मान ली x। तो बताओ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन लगा लूँ, फाइनल स्पीड है, इनिशियल है और डिस्टेंस है, तो v² इक्वल टू क्या होगा u² प्लस 2s। तो v² क्या होगा u²/n²। इनिशियल स्पीड क्या होगा u²। और यहाँ पे क्या होगा रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो क्या आ जाएगा -2xx। रिटार्डेशन क्यों, मतलब मंदन हो रहा है बेटा, बुलेट उसके अंदर घुस रही तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या आएगा -2x। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आएगा u² माइनस u²/n²। चाहो तो u² कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1/n²। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा n² - 1/n²। ये क्या आ गया 2x। ओके, अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, यहाँ से वो एंटर हुई थी मान लो u स्पीड से बुलेट, और बाहर जब निकलेगी रोकना है तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0, और डिस्टेंस में मान लो तो टोटल कितना कवर कर रहा है y। तो मैं ऐसा बोल दूं सर v² इक्वल टू u² प्लस 2ay। v² तो फाइनल क्या हो गई 0, u² क्या है u² माइनस 2a, डिस्टेंस कितनी कवर करी y, तो 2ay की वैल्यू कितनी आ बेटा u²। ये मान लो मेरे पास इक्वेशन 1 आई और ये इक्वेशन क्या बेटा 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा अभी। 2ay/2x इक्वल टू क्या आएगा u²/u², n² माइनस 1/n²। ये u² से u² क्या हो जाएगा कैंसल, 2a/2a से क्या हो गया कैंसल, y/x क्या हो गया n² माइनस 1। अब देखो आपका टोटल प्लैंक की डिस्टेंस आपने क्या बोला, टोटल n प्लैंक है उसकी डिस्टेंस क्या बोला y, और एक प्लैंक की डिस्टेंस क्या x। अगर y/x करोगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स आपके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो बस वही तो निकालना था आपको। टोटल नंबर ऑफ प्लैंक क्या होगा y/x, वो कितना है n² माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मान लो आपको बोल दिया कि ये 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिए है ना, जैसे बोला कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और वो किसी वुडन प्लैंक में से गुजरती है तो उसकी स्पीड 1/3 रह जाती है, 1/3 रह जाती है। तो n कितना बेटा 3, n कितना बेटा 3, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ
प्लैंक कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1। अगर ये पॉइंट्स में आ जाती है, जैसे 11.3 आ गया, तो आपको मिनिमम कितने प्लैंक चाहिए, 12। मान लो पॉइंट में अगर कुछ आ रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, उसमें क्या बनता है कि वो बोलता है कि इनिशियल स्पीड u से घुसा, पर जब वो बाहर निकला तो उसकी स्पीड जो होती है 1/n घट जाती है। क्या हो जाती है, n/n क्या होता है, लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो 1/n घट जाएगी तो बचेगी कितनी, तो u माइनस u/n। तो उस केस में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n² अपॉन 2n माइनस 1 आएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि यहाँ पे नहीं लेता हूँ, चलो यहाँ ही लेता हूँ मैं इसको एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि वो बोलता है कि उसकी है ना आधी स्पीड हो जाती है। जैसे एक प्लैंक में से एंटर होता है तो उसकी आधी स्पीड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आधी स्पीड खत्म हो जाती है तो n कितना आ गया, 2। n कितना आ गया 2। तो n 2 है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस 4/1। तो क्या आएगा 4/3। तो कितना आएगा 1.3 मतलब एटलीस्ट कितने प्लैंक चाहिए बेटा, 2। कितने चाहिए, 2 प्लैंक। तो ऐसे 2 प्लैंक आपके होंगे मिनिमम, तो जाके वो फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ एक ये टाइप के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं कि मान लो आपका जो नल है वो सरफेस से 5 मीटर की हाइट पे है और उससे रेगुलर इंटरवल पे क्या हो रहा है, पानी की बूंदें गिर रही है। रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहा है, पानी की बूंदें गिर रही है। जब पहली बूंद जमीन पे गिरी, तो तीसरी बूंद यहां से निकलने को तैयार है। तो दूसरी बूंद कहीं गिर गई होगी, तो दूसरी बूंद की हाइट क्या होगी, अपन को फाइंड करना है। ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि दूसरी बूंद गिर गई तो दूसरी बूंद कहां पर होगी, वो आप फाइंड करो। तो मोस्टली बच्चा इसमें ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दे रखा होता है। 5 है तो पहला ऑप्शन होता है 2.5 मीटर, क्या होता है 2.5 मीटर। दूसरा ऑप्शन होता है मान लो 1.25 मीटर। तीसरा ऑप्शन होता है 3.75 मीटर और चौथा ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबोव। क्या हो रहा, नन ऑफ द अबोव, इसमें से कोई नहीं। अब बच्चा मोस्टली सोचता है कि पहली बूंद जमीन पे, तीसरी बूंद गिरने को तैयार है, बीच वाली गिरी तो बीच में क्या होगी, 2.5 पे होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्वेश्चन में ये दे रखी होती है कि ये टाइम इंटरवल सेम देता है। यहाँ से भी टाइम t लगा और यहाँ से गिरने में भी टाइम क्या लग रहा है, t, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है। ठीक है, तो ऐसे तो इसका बहुत कंसेप्चुअल मेथड अलग है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ बेटा, शॉर्ट ट्रिक कैसे करते थे बेटा। यहाँ से आपको पता है पहले 1 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में 149 का रेशो होता है। और डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन अगला 1 सेकंड मतलब सेकंड, याद है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, तो क्या होता है 135 होता है। तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस क्या होता है, ट्रैवल करी मान लो x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 3x। ये लाइन समझ में आती है ना, 1 3 5 का अनुपात होता है कि नहीं होता है, 1 3 5 7 9, याद है, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। तो इसका कितना बेटा x और ये कितना बेटा 3x। तो टोटल आपकी डिस्टेंस क्या दे रखी 5। तो आप ऐसा बोल सकते हो x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो गया 5। तो क्या हो गया 4x इक्वल टू कितना हो गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 1.25 मीटर। x कितना हो गया 1.25 मीटर। और आपको क्या बोलता है कि वो सेकंड बूंद कहाँ पे होगी, तो सेकंड बूंद कहाँ है, यहाँ। तो कहाँ से, हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं, सरफेस से लेते हैं। हाइट कहाँ लेते हैं, हमेशा सरफेस से लेते हैं। तो ये सरफेस है, सरफेस से कितना हाइट है 3x। तो आपका आंसर कितना होगा 3 × x कितना होता है 1.25। तो आंसर होगा 3.75 मीटर। क्या होगा 3.75 मीटर। ये मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई, ध्यान रखना। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लो। वो टाइम आएगा आपका 1 सेकंड। फिर आप बोलोगे रेगुलर इंटरवल, तो रेगुलर इंटरवल मतलब ये भी आधा सेकंड और ये भी क्या था आधा सेकंड। तो आधे सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कर ली वो आप निकालोगे। फिर बची हुई डिस्टेंस क्या करोगे 5 में से माइनस करके निकालोगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है और जब बहुत ज़्यादा इंटरवल हो जाता है तो बच्चा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है। सिमिलर वे में देखो मैंने 4 बूंद वाला क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस रेगुलर इंटरवल वाला t, यहाँ से रेगुलर इंटरवल क्या है t, यहाँ से रेगुलर इंटरवल क्या है t। ओके, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा x, यहाँ कितनी हो जाएगी 3x, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5x। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। रेगुलर इंटरवल पे पानी की बूंद गिर रही है, पहली बूंद जब जमीन पर गिरती है तो चौथी बूंद निकलने को तैयार है, तो दूसरी तीसरी की किसी की पोजीशन आपको पूछ लेगा कि कहाँ पे होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का रेशियो आपको पता है 135 होता है। तो ये कितना हो गया 1, ये 3 और ये 5, 5 3 8 और 1 9।
तो 9x, और टोटल हाइट जो कितनी थी नल की बेटा 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो अगर आपको थर्ड ड्रॉप की डिस्टेंस पूछे, थर्ड ड्रॉप की डिस्टेंस, तो क्या हो गया 3x प्लस 5x कितना है 8x। तो थर्ड ड्रॉप की डिस्टेंस जो हो गई, थर्ड ड्रॉप की जो हाइट होगी, ठीक है, वो क्या होगी 3x प्लस 5x कितना होगा बेटा 8x। तो कितना हो गया 8 इंटू 1 कितना हो गया 8 मीटर। अगर सेकंड ड्रॉप की पूछे तो सेकंड ड्रॉप की कितनी होगी बेटा 5x, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। मतलब सेकंड ड्रॉप जो कितनी हाइट पे होगी बेटा वो 5 मीटर की हाइट पे होगी। बाकी मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल वाले तरीके से भी करवाया था, ठीक है, वो भी आप देख लेना कि मैंने क्या बोला, पहली ड्रॉप लेगोडेंटर पे गिर रही है, तो पहली ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा वो निकाल लो। आपको निकाल सकते हो ना, 5 मीटर की डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम निकाल लोगे। अब रेगुलर इंटरवल पे है, तो मान लो पहली ड्रॉप जब जमीन पे गिरी तो कितना लगा, मान लो 1 सेकंड, तो ये इसको गिरा हुआ कितना होगा आधा सेकंड, तो आधे सेकंड की डिस्टेंस निकाल ली, तो बची हुई डिस्टेंस में से कैलकुलेट कर सकते हो, पर वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और ये मैंने आपको स्पेशली आपका टाइम सेव करने के लिए ये तरीका बनाया जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छा है। जगलर जो बॉल के साथ वो खेलते रहते हैं सर्कस में, आपने देखा होगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो क्या आता है क्वेश्चन कि एक जगलर क्या करता है, रेगुलर बॉल पे इंटरवल पे क्या कर रहा है, ऐसे बॉल फेंक रहा है। तो वो क्या देखता है बेटा कि वो बॉल कब फेंकता है, यहाँ से अपने हाथ से वो बॉल कब छोड़ेगा, जब वो अगली वाली बॉल कहाँ पहुँच गई होगी बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई होगी, है ना, कि यहाँ से फेंकी और अगली बॉल कब फेंकता है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई, है ना। और वो क्या करता है, 1 सेकंड या n बॉल जो होता है, 1 सेकंड में कितनी बॉल फेंकता है, n बॉल फेंकता है। 1 सेकंड में कितनी बॉल फेंकता है, n बॉल फेंकता है। तो उसकी हाईएस्ट हाइट कितनी होगी जहाँ पे वो बॉल ऊंची जा रही है, वो हमको फाइंड करनी है। वापस बता दूं, एक जगलर क्या कर रहा है बेटा, ऐसे बॉल फेंक रहा है, वो बॉल कब फेंकता है कि जब पहली बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है ना, तब वो दूसरी बॉल यहाँ से फेंकता है। और 1 सेकंड में, अभी मुझे पता नहीं कितने टाइम में पहुंच रही है, और 1 सेकंड में वो कितनी बॉल फेंक देता है, n बॉल फेंक देता है, और उसका ये चक्कर ऐसा चलता रहता है। तो हाईएस्ट हाइट तक कितनी जाती है वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सर n बॉल फेंकने में कितना लगा टाइम उसको, 1 सेकंड। तो एक बॉल को फेंकने का टाइम कितना होगा, 1/n सेकंड। और आपको पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक का हाईएस्ट बॉल तक एक बॉल ही जाती ना, कि जब दूसरी बॉल कब फेंकता है वो, जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है। मतलब इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो क्या लगा, 1/n सेकंड लगा, नहीं लगा। एक बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगा, 1/n सेकंड। और वापस वो क्या हो रहा है, नीचे आ रही है, तो नीचे आने में भी टाइम उसको क्या लगेगा, 1/n सेकंड ही लगेगा, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम वापस ऊपर से नीचे आने में लगता है। ये चीज़ तो आपको पता है, बस ये चीज़ हम यूटिलाइज करेंगे। तो आपको क्या निकालनी है, h निकालनी है। तो यहाँ से जब वो आएगा तो मान लो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या था, 0 है, और यहाँ पे h हाइट हमको निकालनी है। तो h मैक्स जो होगा वो क्या होगा, हाफ GT², h इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो हाफ u तो कितना था, 0 है, तो h मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा था, हाफ g, और t की वैल्यू कितनी बेटा, 1/n का होल स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है g/2n स्क्वायर। ये क्या होगा, h मैक्स होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, आंसर फिक्स है, ध्यान रख लेना आप तो। ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप क्या करते हो, एक बॉल को यहाँ से नीचे गिराते हो h हाइट बिल्डिंग से, वो हाइट आपको क्या दे रखी, 200 मीटर। तो आपने क्या किया बेटा, एक बॉल को यहाँ से गिराया, उसी इंस्टेंट पे आप क्या कर रहा है, एक नीचे से बंदा क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहा है, वो फेंक रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये बॉल कहाँ आ रही है बेटा, नीचे आ रही है, ये बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, और बीच में कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। तो ये कब टकराएंगे और कहाँ टकराएंगे ये आपको फाइंड करना है ना। वापस बोलूँ, एक बॉल को गिराया, ठीक है, तो नीचे आ रहा वो, दूसरी उसी समय नीचे से अपना एक बॉल फेंका, दोनों टकराए, तो बीच में टकराए, तो कब टकराएंगे और कहाँ टकराएंगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो मुझे नहीं पता कब टकराएंगे, कहाँ टकराएंगे। तो मान लो ये ऊपर से x डिस्टेंस पे टकरा रहे हैं, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी बेटा बताओ, 200 माइनस x। यहाँ से यहाँ तक क्या था, x मान लिया, मान लो यहाँ टकराया, कि मतलब इसको भी ऊपर से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, t। इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, t, क्योंकि सेम टाइम होगा तभी तो टकराएंगे। 5 सेकंड में ये यहाँ पे और 5 सेकंड में ये ऊपर आया तब टकरा गए। तो मान लो टाइम तो कितना लगा, t, और कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने,
x, तो नीचे से कितनी कवर करी होगी 200 माइनस x। तो बस सिंपल सा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन लगा लो तो क्या आएगा h, मैंने बोला था रेफरेंस साइड के ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव, g ऑलवेज नेगेटिव, नीचे आ रहा है इसलिए क्या ले लिया माइनस x, u तो क्या बेटा 0, माइनस g लेना है तो हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या है बेटा x इक्वल टू कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, रेफरेंस साइड के ऊपर है इसलिए प्लस आएगा 200 माइनस x, इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा 50, तो क्या हो गया 50t, और g हमेशा नेगेटिव लेना है तो हाफ जी टी स्क्वायर। आप क्या करो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पर उठा के डाल दो, तो 200 माइनस एक्स इक्वल टू 50t माइनस एक्स, ये x कैंसल, तो t इक्वल टू कितना आ गया था 4 सेकंड, 50 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 50, तो कितना आ जाएगा 4 सेकंड। ये 4 सेकंड उठा के यहाँ डाल दोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया हाफ, g की वैल्यू कितनी 10 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आएगा 80 मीटर। क्या आएगा 80 मीटर। पर मैंने तुमको आपको पहले ही बता दिया था हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं बॉटम से लेते हैं, तो ये x अगर कितना आ रहा है 80, तो बॉटम से लेके कितना आ जाएगा 200 माइनस 80, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा तो वो क्या आएगा 120। तो कहाँ मिलेंगे 120 मीटर पे मिलेंगे, और कब मिलेंगे 4 सेकंड बाद मिलेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है। ओके, ये सेम क्वेश्चन आपका जेई 2019 का क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन आपका जेई 2019 का है। ओके, एक और क्वेश्चन आया था, ये जेई 2019 वही एनटी वाले का पेपर में था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था ध्यान सुनना, कि एक ऑब्जेक्ट को अपन गिराते हैं तो लास्ट के 2 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर ट्रैवल करता है, तो टोटल बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट फिक्स है, ध्यान रखना, उसी तरीके से आपको करना है। कैसे करता है बेटा, मान लो मुझे नहीं पता यहाँ से यहाँ तक आने में h हाइट है, टोटल हाइट कितनी है h, और मान लो उसको टाइम कितना लग गया t, कितना लग गया t, तो बताओ लास्ट के 2 सेकंड है ना, तो ये है, तो मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, लास्ट के 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी थी 10, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी h माइनस 10, और टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा t माइनस 2। ये चीज़ समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कि टोटल हाइट क्या थी h, उसको गिरने में मैंने मान लिया कितना टाइम t सेकंड लगा, तो सर लास्ट के 2 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल करी, तो सर ऊपर वाली हाइट कितनी हो गई h माइनस 10, और टाइम यहाँ तक कितना लगा था टोटल t, तो यहाँ तक कितना लगा होगा t माइनस 2, क्योंकि लास्ट के 2 सेकंड में लगा। ओके, तो बस एक बार इक्वेशन इसके लिए लगा दो, एक बार इक्वेशन इसके लिए लगा दो, तो h इक्वल टू हाफ क्या आएगा जी टी स्क्वायर, रेफरेंस साइड के नीचे है इसलिए माइनस h, g हमेशा नेगेटिव तो क्या आएगा माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, h इक्वल टू क्या होगा हाफ जी टी स्क्वायर, और इसके लिए लगाऊं तो क्या होगा माइनस h माइनस 10, रेफरेंस साइड के नीचे u तो 0 है तो माइनस हाफ जी टी माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये माइनस से माइनस भी क्या हो गया कैंसल, तो h माइनस 10 इक्वल टू हाफ टी माइनस 10 का होल स्क्वायर आपको खोलना आता है, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 20t, ये आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो गया h माइनस 10 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20t, हाफ जी टी स्क्वायर की जगह क्या रख दो h, तो h माइनस 10 इक्वल टू h प्लस 100 माइनस 20t, तो ये h से h क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 110 इक्वल टू माइनस 20t, तो ये से ये कैंसल, ये से ये कैंसल, तो t की वैल्यू कितनी है 11/2, तो t की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो, तो h इक्वल टू क्या होगा हाफ, g की वैल्यू क्या है 10 और t की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर, तो 121 डिवाइड बाय 4, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1210 डिवाइड बाय 8 मीटर। टोटल हाइट ऑफ जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी ये होगी। तो क्वेश्चन करने का फॉर्मेट फिक्स है, आपका ध्यान रखना कि आप क्या करो एक बार टी टाइम ले लो और उसकी हाइट क्या थी h, लास्ट के 2 सेकंड है उसमें डिस्टेंस है तो आप उसके ऊपर की ले लो, लास्ट के 2 सेकंड में तो बचा हुआ टाइम कितना होगा t माइनस 2 सेकंड, और हाइट कितनी होगी h माइनस 10, दोनों के लिए इक्वेशन लगाओ तो दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर लो, तो जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा वो आपकी क्या हो जाएगी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई में नीट में पूछे जाते हैं, और ये मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो कैसे क्वेश्चन है बेटा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना आपके वनडी में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले वाले वो जो डायरेक्ट जिसमें आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, कुछ सिचुएशन दे रखी होगी वो वाला क्वेश्चन,
और दूसरे वाले क्वेश्चन कौन से, वो वाले जो आपके क्या होंगे बेटा, ग्राफ पे बेस्ड होंगे, है ना। तो मैं आपका अगला जो सेक्शन लूंगा वो कौन सा लूंगा बेटा, ग्राफ वाला सेक्शन लूंगा, है ना। ओके, तो अभी भी बोल रहा हूँ, जिस बच्चों ने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उनको रेगुलर इंटरवल पे क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चैनल इनिशियल लेवल पे है इसलिए व्यूज़ कम है, कुछ बच्चे देख के घबरा रहे सकते व्यू कम क्यों आ रहा है ना, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। व्यू अपने आप बढ़ जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप तो केवल पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। और हम इस चैनल को बेटर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप वो मुझे दीजिए। बहुत बच्चे मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, ईमानदारी से जब मैंने आपको बोला था मुझे सजेशन दीजिएगा, तो बहुत बच्चों के सजेशन आ रहे हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं ना। मैंने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दिए, मैं आपको उस चैनल पे ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको जो सारा PDF है, क्वेश्चन है, वो सारा मैं आपको टेलीग्राम पे ही भेज रहा हूँ, ठीक है। तो RG सर नाम से, फिजिक्स ट्यूटर RG सर या फिजिक्स बाय RG सर, ठीक है, नाम का चैनल है। आप मुझे मेरे टेलीग्राम वाले नंबर में वापस लिख लेता हूँ आपके लिए, 9602203744, इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको मैं क्वेश्चंस और जो मैं PDF फाइल्स भेज रहा हूँ, मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो भेज रहा हूँ, DPPs भेज रहा हूँ, वो सारी उसी पे भेज रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि आपका होगा ग्राफिकल सेक्शन इन 1D। ओके, चलो बाय बाय।